रिएक्शन लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन उससे पहले जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तब ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस जो होता है वो उन सब्सटेंसेस को जो हमने मिक्स किए थे, दैट मीन्स द रिएक्टेंट, उनसे एंटायरली डिफरेंट होता है प्रॉपर्टी में भी और बाकी चीजों के अंदर भी, ठीक है। एंड इट कांट बी रिवर्स, और इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब है कि सिंपल तरीके से आप इसको रिवर्स करके वापस रिएक्टेंट नहीं ला सकते, ऑलराइट। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर है जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या चेंज हुआ। जैसे सबसे पहले स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर गैस का एवोल्यूशन होता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, ऑलराइट। स्टेट चेंज का मतलब होता है कि अगर हमने रिएक्टेंट लिए थे सॉलिड, तो हमें हो सकता है कि हमें लिक्विड या फिर गैसीय सब्सटेंस मिले, या फिर वो सॉलिड भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, जो कलर पहले था रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कलर वो सेम नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, राइट। उसके बाद आगे देखें ये कुछ आपकी डेली लाइफ में होने वाले ऐसे केमिकल रिएक्शन के चेंजेस है जो आप रोज देखते होंगे। जो आप फूड डाइजेस्ट करते हो वो एक केमिकल चेंज है, बिकॉज जो फूड आप खाते हो वो केमिकली बिल्कुल अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप जो भी फूड खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और फैट्स, ये सब चीजें बदल जाती है और इनका केमिकल नेचर कुछ अलग हो जाता है। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो आपको जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी usual example that you can take in your life. Now go to the next one, that is the respiration, सांस लेना। जो आप सांस ले रहे हो आपको पता है, आप सांस में अंदर क्या ले रहे हो, O2 रिच एयर ले रहे हो, और वो फिर लंग्स में से उस ऑक्सीजन को पिकअप कर रही है ब्लड के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन, और वो उसे लेके जा रही है आपकी बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक। ये बात हम लाइफ प्रोसेसेस में कर चुके हैं डिटेल में, ओके। और जब वो हर जगह तक लेके जा रही है उसको, तो उसके बाद क्या होता है आगे देखिए, वहां पे वो केमिकल रिएक्शन होता है फूड के साथ। जो फूड हमने खाया था वो फूड जो है कन्वर्ट होके आपके सेल्स में, टिश्यूज में है, और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एनर्जी मिलती है, ऑलराइट, एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो वहां आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन आपने ली है उसका भी केमिकल नेचर एंटायरली चेंज होकर CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में आपने देखा होगा जंग लगते हुए, जब आयरन में रस्टिंग होती है तो उस टाइम पे भी आप ये केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के जब तीनों चीजों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होता है, और वो पाउडर जो होता है, ठीक है, वो रस्ट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। सिमिलरली जो कर्ड बनता है, दूध से दही बनना, ये भी केमिकल चेंज है। दूध से दही तो आप बना सकते हो, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इट्स ए केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जो परमानेंट होता है, जिसकी रिवर्सिबिलिटी की कोई ऑप्शन नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये जो 4-5 एग्जाम्पल आपने देखे, दे आर योर डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो आप रोज अपने आसपास या अपने बॉडी के अंदर होते हुआ देख सकते हो। अब कुछ और चीजें, कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होते हैं रिएक्टेंट, दूसरे होते हैं प्रोडक्ट। तो व्हाट आर रिएक्टेंट, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन में हम जो चीजें डाल रहे हैं जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, ऑलराइट, दो सब्सटेंसेस आर सिंपली कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड यू नो द सब्सटेंस जो फॉर्म होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ऑलराइट। रिएक्टेंट मोस्ट प्रोबेबली हम जो ज्यादातर कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, फिर एक एरो लगता है, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म लिखा जाता है, ओके। रिएक्टेंट के बीच में जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करता है कि ये डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट है, ओके। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या होता है, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो केमिकल रिएक्शन करती है मैग्नीशियम के साथ, और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको ये लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे, राइट। आगे आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए केमिकल इक्वेशन एक तरीके का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जहां पे हम स्टेटमेंट ना लिख के, थ्योरी ना लिख के, हम क्या लिखते हैं, वी राइट शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल सिंबल्स इस फॉर्म में होता है, ताकि हमारा जो केमिस्ट्री की, दिस इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट केमिस्ट्री में जो यूज की जाती है, राइट।
तो केमिकल फॉर्मूले आपने जितने भी 118 एलिमेंट्स है उसके सिंबल्स आपको पता होते हैं, केमिकल फॉर्मूले जो कंपाउंड्स के हमें पता होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट शो किए जाते हैं। सिमिलरली अगर फिर से हम एग्जाम्पल लें तो मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कुछ इस तरीके की चीजें होगी। लुक एट ये देखिए मैग्नीशियम है Mg, ये हमने सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा हमने मैग्नीशियम का, बल्कि हमने उसका क्या लिखा, सिंबल लिखा, बिकॉज ये एक एलिमेंट है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये दो रिएक्टेंट है, ऑलराइट। और ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट है। एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्शन है वो राइट हैंड साइड की तरफ हो रही है, और एमजीओ जो दिखा रहा है वो इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है अभी भी ये पूरी तरीके से कह सकते हो कि पूरी अंडरस्टैंडेबल नहीं, इसमें कुछ कमी है। और कमी ये है कि इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि इसके फिजिकल स्टेट क्या है। तो फिजिकल स्टेट के लिए ध्यान रखना है, अगर आपने सॉलिड लिया है तो एस डिनोट करेंगे, लिक्विड है तो एल से डिनोट करेंगे, गैस है तो स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और अगर वो पानी के साथ मिक्स है तो उसको ए क्यू एक्वस फॉर्म में शो करेंगे। जैसे अब अगले स्टेप में आप भी देख पाओगे ये चीज। देखिए ये अगर आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे हो तो इसमें दिख रहा होगा मैग्नीशियम के साथ मैंने एस लगाया है, जो इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम हमने सॉलिड लिया था, ऑक्सीजन हमने गैसेस फॉर्म में लिया था, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो भी एक सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हमें मिला है। तो दिस इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो आप देख रहे हो कि इसमें सिंबल, ठीक है, और एक आइडेंटिफाइंग जो आप कह सकते हो फॉर्मूले हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, और उसी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। रिएक्शन होता है कि कैसे रिएक्ट हुआ, और इक्वेशन होता है कि कैसे रिप्रेजेंट किया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ओके। कल मैंने आप सबके लिए एक पीडीएफ पूरी की पूरी डाल दी थी, सबके पास पहुंच गई होगी। वो पीडीएफ में सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया नोट्स है। आप चाहो तो उस पीडीएफ से तो आप जो है फोटो कॉपी करवा के निकलवा सकते हो कहीं से भी, कैफे में जाके, ठीक है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास नोट जो है प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगी डायरेक्ट, ऑलराइट। और अगर आपने उतना अच्छे से कर लिया, दे आर द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे नोट्स है वो। अगर आप उनको ढंग से कर लेते हो तो समझ लेना कि आपका आउटपुट बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक हमारे पास बैलेंसिंग का है। बैलेंसिंग में क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे अक्सर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस का मतलब समझिए, पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है, क्या कारण होता है कि हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो आपका जवाब होगा टू जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो फिक्स है, हम सिर्फ उसको एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो सिमिलरली जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें जितने एटम रिएक्टेंट के हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी उन एलिमेंट्स के उतने ही एटम्स होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिएक्शन अनबैलेंस है, और अनबैलेंस रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसा रिएक्शन संभव नहीं है। दिस इज समथिंग यू शुड नो, ओके। तो यहाँ पे Fe और H2O के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और ये जो रिएक्शन है इसको देखने के लिए एक टेबल आपको हमेशा, एक रफ टेबल आपको अपनी कॉपी पे बनानी पड़ेगी, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट लिख के फिर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट, 3 कॉलम आपको बनाने हैं। तो जो रिएक्टेंट साइड में जितने जितने एटम है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आयरन का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके। और प्रोडक्ट साइड में जो है वो आयरन के 3 एटम्स है, ऑलराइट। आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम्स है, और जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके 4 एटम है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो बैलेंसिंग नहीं है। 2 और 2 तो बैलेंस दिख रहा है, 1 और 4 भी बैलेंस नहीं है। तो आपको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि दोनों तरफ जो चीजें हैं वो इक्वल हो जाए, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जो आपको टेक्निकली सीखना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए, ये देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या किया, इन्होंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। H2O को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, याद रखना पूरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ H2 को काउंट करेगा, वो फॉर्मूले को पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब आपने 4 से इसको किया तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, लेकिन ये 4 से ऑक्सीजन भी होगी, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन की आपके पास, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 × 4 4, अब दोनों तरफ रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी जो बैलेंसिंग है वो इक्वल है। और अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दोबारा नीचे करके किस तरीके से, अब ये बैलेंस होगी। और इसके बाद देखो इसी अगली इक्वेशन लिखने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी,
तो आप ध्यान से देखो कि इसमें मैंने क्या डाला है, इनकी फिजिकल स्टेट डाल दी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो खाली इतना नहीं करना है, हमेशा इसकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन कीजिएगा ताकि आपका नंबर काटने का ऑप्शन ना हो, कोई मार्क्स ना उड़ा सके आपके किसी भी तरीके से। ऑलराइट, ये मैग्नीशियम है, इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी बैलेंसिंग की टेक्निक, और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल, जितनी इक्वेशन उनकी आप बैलेंसिंग करते रहिए। मोस्ट केसेस में ज्यादातर उसी में से आता है, और अगर कुछ इधर उधर से आता भी है तो आप कर लोगे, बिकॉज आप उतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक टेक्निकल सेंस पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब आपको दिया था, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि मैटर जो है ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और अगर वो सिर्फ कन्वर्ट होता है तो जितना वो रिएक्टेंट में था प्रोडक्ट में भी वो उतना ही रहना चाहिए, ना तो ज्यादा हो जाएगा और ना ही वो कम होगा, सिर्फ उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ लुक एट हियर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको बताता हूँ कि ये एक तरीके के कितनी डिफरेंट टाइप की इक्वेशन हमारे पास। तो मोटे मोटे तौर पे मैं अभी आपको 5 केमिकल इक्वेशन की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे